27 दिसंबर को बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई है। उसमें से हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से आगे देखेंगे। जो सीरीज बुकलेट सीरीज जो था वो ए का हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम है। 26 नंबर क्वेश्चन आया था कि जिंजर इज ए स्टेम। जिंजर क्या है? अदरक। अदरक एक तना है। एंड नॉट रूट, और वो जड़ नहीं है। बिकाउज, क्योंकि। तो अदरक जो हम खाते हैं वो तना है, जड़ नहीं है। क्यों? कारण ए नंबर दिया है, इट स्टोर्स फूड मटेरियल। इसमें खाने वाला पदार्थ रहता है। इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसमें नोड और इंटरनोड होता है। नोड क्या है? जैसे गन्ना में होता है गांठ, एक लंबी लाइन है, गांठ बीच बीच में होता है। नोड्स का काम क्या है? वहाँ से कली निकलता है जो रूट बनाता है या तना बनाता है। तो इस तरह से नोड्स उसमें होता है, और नोड्स में से फिर जब तना निकलता है इसका मतलब वो जड़ नहीं है। इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन सॉइल। मिट्टी में ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या हुआ? धरती के समानांतर। और ऐसे अगर होता है तो वर्टिकल। तो रूट जो होता है वर्टिकल होता है। इट लैक्स क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब कारण तो सही है कि क्लोरोफिल नहीं है, उसमें नोड इंटरनोड होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। तो अगर सिर्फ नोड इंटरनोड को देखेंगे तो ये आंसर लगता है। लेकिन रूट का एक लक्षण है, उसमें लीफ नहीं होता है, तो ये स्टेम है इस कारण से। तो यहाँ पर आंसर नन हो जाता है। नन में दो तरह के चीज़ दिया हुआ है यहाँ ऑप्शन में, या तो कोई नहीं है तो नन होगा, या फिर एक से ज़्यादा अगर आंसर सही है तो वो होगा ई नंबर, नन वाला ही होगा। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है, पूरा ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पर इसमें नोड्स इंटरनोड्स भी होता है, और हॉरिजॉन्टली ये ग्रो भी करता है, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ई आंसर होगा। कई जगह इसमें बी को भी सही कहा जा रहा है। अब ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि सही किसको मानते हैं। अगला है द स्वीटेस्ट शुगर। मीठा से सबसे ज़्यादा मीठा, मतलब मीठापन का जो पैमाना है उसमें सबसे ज़्यादा कौन मीठा है। लेकिन वो नहीं पूछा सबसे ज़्यादा कौन, उसका कोई निश्चित अभी नहीं है, कुछ तक है, हम लिस्ट देखेंगे अभी। लेकिन कह रहा है कि सबसे मीठा शुगर जो है अमंग द फॉलोइंग इज। ये जो लिस्ट दिया है इसमें कौन है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज या नन। इसमें देख रहे हैं हम, एक लिस्ट हमारे पास है जो बहुत बड़ा लिस्ट है। उसमें फ्रूट्स के कुछ कण भी हैं और कुछ केमिकल भी मीठा होता है। तो वो लिस्ट क्या है? लिस्ट जैसे देखते हैं लैक्टोस। इसमें जो सबसे कम दिख रहा है मीठा वो लैक्टोस है। लैक्टोस का एक पैमाना है जो परसेंटेज में कह सकते हैं या फिर पॉइंट में। तो मात्र जो है 0.16 है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा माल्टोस का जो मीठापन है वो 0.33 से 0.45 तक है। तो लैक्टोस से ज़्यादा मीठा हो गया ये। अब माल्टोस से भी थोड़ा सा और मीठा ज़्यादा होता है सॉर्बिटॉल, क्योंकि इसका वैल्यू 0.6 है। इससे भी ज़्यादा मीठा होता है ग्लूकोज, जिसका वैल्यू कितना है? 0.74 से 0.8 तक। इससे भी मीठा ज़्यादा कौन है? सुक्रोज, वो कितना है? 1 पॉइंट। और उससे भी मीठा है फ्रुक्टोज, जो कितना है? 1.17 से 1.75। तो ये जो पैमाना है लिस्ट में, ये मीठापन का इधर नीचे की ओर बढ़ता हुआ है। तो इस लिस्ट में अगर पूछा जाए तो यहाँ तक में फ्रुक्टोज का वैल्यू मीठापन में ज़्यादा है। और इसी ऑप्शन में से यहाँ पर दिया गया है कि कौन है। तो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज में हम लोग देखते हैं कि फ्रुक्टोज का वैल्यू ज़्यादा है, नहीं ये ज़्यादा मीठा है। अब हम लोग कहेंगे मीठा और भी कुछ है क्या? तो जानकारी के लिए कई केमिकल्स हैं। कुछ दो एग्जाम्पल हम लिए कि सोडियम सैकरिन
जो कि बहुत कॉमन है। सैकरिन जो हम लोग उपयोग करते हैं वो मीठा में मार्केट में उपयोग होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो खाने वाले होते हैं उसमें सैकरिन डाला जाता है। तो और ये सुक्रोज का 1 वैल्यू इसको आदर्श माना गया है, स्टैंडर्ड वैल्यू सुक्रोज को माना गया क्योंकि इसका 1 है। 1 का मल्टीपुल में कोई गुना कितना गुना मीठा है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सैकरिन जो होता है वो सोडियम सैकरिन ये सुक्रोज से 300 से 675 गुना ज़्यादा मीठा होता है। यानी 1 ग्राम सुक्रोज का जितना मीठापन होगा 1 ग्राम सैकरिन का 300 गुना ज़्यादा होगा मीठा। इसका पैमाना भी 300 से 675 है। और सबसे मीठा गूगल में भी देख सकते हैं कि लग्डुनेम है। लग्डुनेम जो है 3 लाख इसका मीठापन पावर है, मतलब सुक्रोज के 3 लाख गुना ज़्यादा मीठा। अब ये केमिकल है, तो हम लोग नॉर्मल जो नेचुरल फ्रूट्स मिलते हैं उसमें यही ऊपर तक फ्रुक्टोज तक का मात्रा कुछ ना कुछ रहता है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए, यहाँ ऑप्शन में जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से हम लोग चुनेंगे कि कौन सा ज़्यादा मीठा या कम है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ तो फ्रुक्टोज हो गया। अगला क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग, जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ उसमें से व्हिच इज नॉट ट्रू फ्रूट्स, कौन सा ऑप्शन फल नहीं है, मतलब सत्य फल नहीं है। तो इसका मतलब है कि फल भी सही और गलत होता होगा, सही और सत्य और असत्य। एप्पल है, ग्रेप है, डेट है, प्लम है या नन। तो फ्रूट्स कहते किसको हैं ये पहले हमको समझना पड़ेगा, तब हम समझेंगे कि कौन सत्य फल है कौन असत्य फल है। तो फ्रूट्स को कहा जाता है, फ्रूट इज रिपेंड ओवरी, पका हुआ अंडाशय को फल कहते हैं। फल किसको कहते हैं? अंडाशय ही होता है वो जो पका हुआ है। लेकिन यहाँ ये ग्रेप पका हुआ अंडाशय, इसके बीच में बीज होता है। डेट, पाम, प्लम इस सब में होता है, एप्पल में नहीं होता है। एप्पल का फल क्या है? एप्पल भी फल है, उसमें कौन सा भाग? जहाँ तक बीज है, बीज का भाग वो खोल रहता है जिसमें बीज रहता है, और वो ओवरी का ऊपर का स्वेल्ड पार्ट है वो थैलमस है जो फल के रूप में रहता है। लेकिन वो ओवरी पका हुआ नहीं है, इसलिए वो ट्रू फ्रूट्स नहीं कहलाता है। तो ये ऑप्शन हो गया। लेग्यूम्स आर, लेग्यूम्स जो होते हैं दलहनी, आर हाईली न्यूट्रिशियस, ये बहुत ही पोषक तत्व वाले होते हैं, खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ। बिकाउज, क्यों ऐसा मतलब कि पोषक वाले होते हैं, पौष्टिक होते हैं? दे आर रिच इन, उसमें ज़्यादा क्या रिच होता है, ज़्यादा क्या मात्रा में पाया जाता है? तो कहा जाता है फैट, मतलब तेलपन वाले। प्रोटीन, प्रोटीन पाया जाता है, अमोनियम वगैरह। वायल, स्टार्च या नन। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो भी दलहनी प्लांट्स हैं उसमें लेग्यूम्स में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ये सब जानते हैं। नाइट्रोजन का इसमें ज़्यादा रहता है ये। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, ज़्यादा तो है लेकिन ये कह रहा है कि हाईली न्यूट्रिशियस सिर्फ इसी कारण थोड़े होता है, खाली प्रोटीन न्यूट्रिशन का कारण नहीं है। इसलिए जनरल वे में ये आंसर होगा, लेकिन इस पर अच्छा से विचार करें तो हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। इसमें जैसे है ना, लेग्यूम्स में प्रोटीन होते हैं 20 to 45%, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 60% के आसपास, कभी कम कभी ज़्यादा। फाइबर्स होते हैं 5 से 37% तक। तो ये बहुत सारे और भी तत्व हैं, तो सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है। और भी क्या है कि फैट इन सोयाबीन, सोयाबीन भी लेग्यूम है और सोयाबीन में फैट होता है, क्योंकि हम सोयाबीन तेल भी खाते हैं तो उसमें 47% ऑयल होता है। इसका मतलब क्या है कि लेग्यूम में ऑयल भी होता है, लेग्यूम में प्रोटीन भी होता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शंस है इसमें ऑयल भी दिया हुआ है, प्रोटीन भी दिया हुआ है, फैट भी दिया हुआ है, स्टार्च भी दिया हुआ है। इसका मतलब सब कुछ ना कुछ मात्रा में और अच्छा मात्रा में है। अलग अलग लेग्यूम्स में अलग अलग मात्रा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ये भी ई लग रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये कि हम आसानी से कह दें कि प्रोटीन होता है। क्लोव, क्लोव जिसको हम लौंग कहते हैं, ये स्पाइस, एक मसाला है, मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग।
इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लेकिन ये कहाँ से प्राप्त होता है? हु इज पार्ट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट से प्राप्त होता है ये। तो प्लांट के किस भाग से? पौधा का वो कौन सा भाग है? जड़ है, तना है, फल है, फूल है, क्या है कि पत्ता है? जैसे कि तेजपात, तेजपत्र हम लोग खाते हैं तो पत्ता है। तो ये लौंग क्या है? ऑप्शन दिया है फ्रूट्स, फल, स्टेम, तना, रूट या फ्लावर बड। तो ये फ्लावर बड है, मतलब फूल की कली है जो सूखा हुआ होता है। और ये लौंग जो है इसका नाम क्या है? सिजिजियम एरोमेटिकम। ये भी जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, किनको नियुक्त किया गया? बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI बोलते हैं। हमारे भारत में जो खेलकूद और खेलकूद में बहुत फेमस कौन है? क्रिकेट। क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड है जिसका नाम है BCCI, फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसमें भी लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग फिर उसमें ब्रांच है। एज द हेड ऑफ, तो ये BCCI ने किसको नियुक्त किया, किस रूप में? द हेड ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी, महिला को जो खिलाड़ी के रूप में चुनने के लिए जो कमेटी है उस कमेटी का हेड किसको चुना गया, ये क्वेश्चन है। तो ये करंट अफेयर से हो गया। और इसमें है नीतू डेविड, ये कौन है? ये महिला खिलाड़ी हैं। इनका सिलेक्शन 26 सितंबर को हुआ। और ये इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस कमेटी में 5 मेंबर होते हैं, जिसमें ये एक हेड होते हैं। और इनका खासियत क्या है? ये जो नीतू डेविड है ये लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी थे और स्पिनर थे। ये इनका जो ये क्वालिफिकेशन हो गया क्रिकेट के मामले में, ये लेफ्टी हैं और स्पिनर थे। इनका 26 सितंबर 2020 को इसके हेड के रूप में सिलेक्शन हुआ है, BCCI ने किया। यही क्वेश्चन था नीतू डेविड का। किसका किया? नीतू डेविड का। जो करंट 4-5 महीने का होता है उसको जानना चाहिए। हु हैज़ ऑन, किसने जीता? द वुमेन्स सिंगल, महिलाओं का सिंगल खिलाड़ी में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020। US में जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ 2020 में, उसका सिंगल खिलाड़ी में किसने जीता? तो उसका है नाओमी ओसाका। नाम काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट रैंकर पूछा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड रैंकर कौन है, किसको हरा के जीता, ये भी होता है। दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया, कौन रनर रहा, ये सब पूछा जाता है। विनर ये, रनर कौन? जो दूसरा स्थान होता है वो दौड़ते दौड़ते रह गया, उसको रनर बोलते हैं। तो अभी तो यहाँ पर चूँकि फर्स्ट वाला पूछ रहा है कौन जीता, तो नाओमी ओसाका होगा। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि किसको जीता, तो वो है विक्टोरिया एजारेंका, इसको हरा के जीता, वो सेकंड स्थान आई थी। अगला है व्हिच एथलीट स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन। एथलीट मतलब क्या? दौड़ने वाले। पहला स्थान किसने लाया इन लंदन मैराथन, लंदन में जो मैराथन दौड़ हुआ उसमें पहला स्थान किसको आया? हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर 2020, जो 4 अक्टूबर 2020 को हुआ था। ये भी करंट हो गया। इसका खिलाड़ी थे सूरा किटाटा। नाम क्या है? सूरा किटाटा। ये जो है ये मेल में है, ये पुरुष हैं। और ये कहाँ के थे? यूथोपियन के। जानकारी के लिए बता रहे हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा है कि किसने जीता महिला में, पुरुष में, तो हो गया इथोपियन के खिलाड़ी थे ये। कौन? सूरा किटाटा। अगर पूछता महिला में तो होता ब्रिगिड कौसेगी। ये कहाँ के थे? केनियन के, केन्या देश है वहाँ खिलाड़ी। एडिशनल चीज़ भी जानकारी करना चाहिए। पढ़ने का ये तरीका है कि अगले क्वेश्चन अगले एग्जाम में, अभी करंट में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ये पूछ सकता है। व्हिच इंडियन क्रिकेटर्स, कौन से भारत के खिलाड़ी अलॉन्ग विद MS धोनी, धोनी के साथ, MS धोनी जो महेंद्र सिंह धोनी है, अनाउंस्ड रिटायरमेंट, जिसने अनाउंस किया, घोषणा किया कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं,
अब हम नहीं खेलेंगे, और लोग खेले, हम हटेंगे तब दूसरा कोई आएगा। क्रिकेटर में एक टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं, खेलते हैं 11 खिलाड़ी, एक ही आदमी बैठा रहेगा तो और खिलाड़ी नहीं, कैसे खेलेंगे। तो रिटायरमेंट होना अच्छी बात है, लेना भी अच्छी बात है। तो कौन से खिलाड़ी ने रिटायरमेंट, धोनी ने लिया और किसने लिया, ये पूछा जा रहा है। फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट से, कि आप दूसरे देश में नहीं खेलेंगे। ऑन 15 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त 2020 को किसने घोषणा किया, हम नहीं खेलेंगे अब इंटरनेशनल खेल, तो वो है सुरेश रैना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, फिर कह रहा है पदधारक किसको अपॉइंट किया गया, एज द चेयरपर्सन, मतलब हेड, किसी भी संस्था का जो हेड होता है उसको कहते हैं चेयरपर्सन, ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। रिसेंटली, तत्काल में, अभी हाल फिलहाल में, किसको NSD का हेड चुना गया, चेयरपर्सन। ये क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जितने भी फिल्म होते हैं, कलाकार होते हैं, ये सबका संस्था चलाने वाले, सबको रिकॉग्नाइज करने वाले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता है। इसका अध्यक्ष इंडिया लेवल पर होता है, ये भारत देश पर है। कौन अध्यक्ष चुना गया, तो वो है परेश रावल। कौन है ये, एक्टर है ना हमारे बॉलीवुड के, ये परेश रावल को हेड बनाया गया है। ये 2020 में बने हैं और अब तक हैं। तो इसी चीज़ का, इसी कंपनी का जो है NSD का डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन पर्सन ये हुआ। डायरेक्टर के रूप में अगर पूछ दिया जाए तो सुरेश शर्मा कहला, अलग आदमी है ये, और ये है सितंबर 2018 से हैं। ये एडिशनल चीज़ बताए। हु इज़ द चेयरपर्सन, ये भी चेयरपर्सन पूछा जा रहा है। कौन चेयरपर्सन है ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं DRDO। ये क्या है, ये सुरक्षा से संबंधित शोध करता है, रिसर्च करता है और विकास करता है। ऐसी संस्था है ये, साइंटिस्ट की संस्था है ये, जो इंडिया का है। और इस इंडिया का ये गर्व है कि यहाँ के साइंटिस्ट बहुत एडवांस लेवल के होते हैं और वो देश के लिए बहुत अच्छा चीज़ खोजे हैं। जितने भी हथियार वगैरह बनाते हैं, यही कुछ रिसर्च करते हैं, यही करते हैं। तो इसके हेड किनको बनाया गया है, तो वो सहायक के साइंटिस्ट होंगे, तो वो है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और तो यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि DRDO की स्थापना 1958 में हुआ है। फॉर व्हिच डिसिप्लिन, अब कह रहा है किस डिसिप्लिन के लिए, किस काम के लिए। डॉक्टर बसरा अतीक डॉक्टर हैं, एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल, ये भी डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं। ये हैव बीन सेलेक्टेड, इन दोनों को सेलेक्ट किया गया। फॉर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये प्राइज का नाम है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020 का। हर साल इस पर पुरस्कार दिया जाता है, इसके रूप में चुना जाता है, कई क्षेत्रों में सिलेक्शन किया जाता है। तो 2020 का प्राइज किनको दिया गया, मतलब इन दोनों को दिया गया है, बसरा और अतीक और रितेश अग्रवाल को। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो और ये PGI के डॉक्टर हैं, चंडीगढ़ के डॉक्टर रितेश अग्रवाल। तो इनको जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020 का मिला है, वो किस क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है, तो वो डॉक्टर हैं और मेडिकल साइंस में किए हैं। मेडिकल साइंस में उनका रिसर्च हुआ है और बहुत बड़ा काम किए एलर्जी के क्षेत्र में, इसलिए उनको ये पुरस्कार मिला है। और इस पुरस्कार को किन्होंने दिया, किसने घोषणा की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो मंत्री हमारे यहाँ हैं, स्वास्थ्य मंत्री भारत के, उन्होंने किया। और ये 26 सितंबर को किया है। और ऐसे इस पुरस्कार को कितने क्षेत्र में दिया गया, तो 14 फील्ड में दिया गया, जिसमें से एक फील्ड है मेडिकल फील्ड, मेडिकल साइंस का। आगे है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज, ये अलग प्राइज है। मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन प्राइज जो मिलता है उस पर भी आता है करंट अफेयर्स में। नोबेल पीस प्राइज 2020 जो है, शांति का पुरस्कार किसको दिया गया,
तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये दुनिया का एक संगठन है जो भोजन पर प्रोग्राम बनाता है। तो इनको दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने टू कॉम्बैट हंगर, भुखमरी को मिटाने के लिए काम किया और वर्ल्ड लेवल पर काम किया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। और कैसा? पीस प्राइज़, शांति का पुरस्कार। इन्होंने भुखमरी के कारण जो संघर्ष और लड़ाई होता था उसको रोकने में काम किए। व्हिच इंडियन फिल्म एक्टर, भारत के कौन से हीरो, ये नायक, हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स लिस्ट। टाइम मैगजीन एक लिस्ट निकालता है ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ देयर बीस, जिसमें से 100 लोगों का नाम रहता है। पूरा दुनिया में 100 लोग ऐसे लोग चुनते हैं जो प्रभावी होते हैं, हर साल ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो इस बार एक्टर को, किस एक्टर को चुना गया? तो वो है आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड के हीरो हैं और इनको कहा जाता है पोस्टर बॉय। हाउ मैनी इंडियन बीचेज, बीच क्या है? समुद्र के किनारा जहाँ पर लोग घूमने फिरने जाते हैं, पर्यटक लोग जाते हैं। तो कितने बीच हमारे यहाँ, भारत का जो क्षेत्र है वो साउथ में ऐसे है और इधर पश्चिम, इधर पूरब, दोनों तरफ किनारा, समुद्री किनारा बहुत रमणीक है, जगह होता है, लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर। तो वो जो आते हैं लोग घूमने फिरने लिए, तो वो बिजनेस होता है, तो इसको बढ़ाने के लिए लोग प्रयास करते हैं। बहुत जगह लोग साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं, बहुत जगह लोग कचरे फैलाते हैं। तो कह रहा है कि भारत के कितने इंडियन बीचेज, कितने समुद्री घाट को, उस तरह जो है होते हैं किनारा, हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली। वर्तमान में, हाल फिलहाल में ये सर्टिफिकेट दिया गया, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। जैसे ग्रीन सिग्नल देते हैं वैसे ही है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का मतलब है कि सभी लोग वहाँ पर, ये जो है ना इको टूरिज्म मॉडल को सर्टिफाई करता है। मतलब यहाँ पर लोग आते हैं और इको सिस्टम का ध्यान रखते हैं, बर्बाद नहीं करते, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं, पॉल्यूशन का ख्याल रखते हैं। तो ऐसे कितने बीच को स्वीकार किया गया, सर्टिफाइड किया गया। तो 8 इंडियन बीच को इस रूप में मान्यता मिला। रामविलास पासवान स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर। रामविलास पासवान जो भी हाल फिलहाल में गुजरे हैं, चिराग पासवान के पिताजी थे, वो कह रहा है कि उनका करियर जो शुरू हुआ था, स्टार्टेड किया था फ्रॉम व्हिच पॉलिटिकल पार्टी, किस पार्टी से। तो पहली बार जब चुनाव लड़े होंगे, किसी पार्टी से लड़े होंगे या निर्दलीय लड़े होंगे, तो वो किस पार्टी से शुरू किए थे? तो वो पार्टी है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो अभी नहीं है, इनके समय में था। कब? 1969 ईस्वी में। उस समय ये इस पार्टी से चुनाव लड़े थे और जीते थे। बाद में फिर 1974 में लोक दल में चले गए, जनरल सेक्रेटरी बने, कई पार्टियों में गए और 2000 ईस्वी में एलजेपी पार्टी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी, इसकी स्थापना की, अध्यक्ष रहे। फिर अलायंस कई लोगों के साथ किए और वो पार्टी में, पॉलिटिक्स में हमेशा एक्टिव रहे। अंतिम समय तक वो मंत्री रहे, अभी गुजर गए। तो वो किस पार्टी से शुरुआत किया था वो पूछा गया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एसएसपी। व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको ECI बोलते हैं। जितने भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव कराने के लिए एक अलग बॉडी है, अलग संस्था है, जिनके पास बहुत पावर है, सुप्रीम कोर्ट की तरह। जो फैसला करेंगे उसको सबको मानना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये सरकार देखता है कि सरकार को, कि सरकार अच्छा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, सरकार गिरा देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो इन्होंने जो है इशू ए प्रेस नोट, एक रिलीज किया नोट, मतलब सूचना दिया, फॉर द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार 2020। बिहार का 2020 में जो असेंबली चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, इसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा चुनाव और इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को।
इसका जो चुनाव हुआ, आम चुनाव, वो उसके लिए घोषणा जो किया किस तारीख को किया, तो वो जो किए गए थे वो 25 सितंबर को किए गए थे। और चुनाव कितने चरण में हुआ था इस बार? मात्र 3 चरण में। कोविड का ध्यान रखते हुए एक सीट को 2 सीट में बांटा गया था। 1000 से ज़्यादा का संख्या नहीं रखा गया था वोटर्स का, और बड़े स्तर पर चुनाव हुआ। मात्र 3 चरणों में हुआ था, मतलब 3 दिन। कौन कौन दिन ये भी पूछा जा सकता है कहीं। वो था 28 को, 3 को, 28 दिसंबर की अक्टूबर हो गया, और 3 और 7 नवंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट, किस राज्य में घर तक फाइबर, ये एक योजना है, घर तक फाइबर, घर तक फाइबर पहुंच जाए, स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड, ये स्कीम लॉन्च किया गया ऑन 21 सितंबर 2020, 21 सितंबर को। किस राज्य के लिए लागू किया गया? थ्रू ए वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अब लोग कोरोना के समय में बचाव के लिए जाते नहीं थे फिजिकली, मोबाइल से, इंटरनेट से कनेक्ट होकर के वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे। तो किस राज्य के लिए ये घर तक फाइबर स्कीम लागू हुआ है? तो वो है बिहार के लिए। क्या है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मंत्रालय है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी क्षेत्र जो है, उनके द्वारा ये लागू किया गया, योजना चलाया गया है। इसमें मोदी जी इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं कि इंटरनेट की आवश्यकता, मोबाइल जिस तरह से लोग चल रहा है और सब काम ऑनलाइन होने लगा है, तो इंटरनेट हाई स्पीड में चाहिए। तो हाई स्पीड में मोबाइल डाटा काम नहीं करता है, इसके लिए तार जाएगा, डाटा केबल, और उसी को फाइबर कहा जा रहा है। तो फाइबर कनेक्टिविटी जो है पूरा बिहार में फैले और अच्छा से नेटवर्क काम करे, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए ये घोषणा लागू किया। और वो घोषणा लागू होगा 45,945 विलेजेज में, इतना गांव में इसको फैलाया जाएगा, डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद इसको कहा गया कि ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है, डिजिटल क्रांति है। कॉमन सर्विस सेंटर, ऐसे सर्विस सेंटर बनाए गए हैं CSC, जहाँ पर लोग जा करके एक ही जगह में बहुत सारा काम ऑनलाइन किया जा सकता है, अलग अलग क्षेत्रों का। तो बिहार के लिए है ये। बिहार पॉलिटिशियन लेट रघुवंश प्रसाद सिंह, यहाँ के राजनीतिक आदमी थे, वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड, ये भी गुजर गए, ये पहली बार चुने गए थे। टू व्हिच लोकसभा, किस लोकसभा चुनाव में? तो वो था 11th लोकसभा, 11वीं बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें वो चुने गए थे। और ये कहाँ के थे, कहाँ से लड़े थे? पहली बार तो चुने गए। क्वेश्चन इतना ही था कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो है पहली बार किस लोकसभा चुनाव में लड़े थे। लोकसभा चुनाव में MP लड़ते हैं और MP जीतते हैं। तो कहाँ से जीता गया था? ये सीतामढ़ी से जीते थे और वेस्टलैंड असेंबली से 1977 में। बाद में ये एनर्जी मिनिस्टर बने, ऊर्जा मंत्री, और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे बिहार के। उनके समय में ये जनता पार्टी सरकार थी, ये मंत्री बने थे। बाद में इन्होंने RJD का दामन थामा और उसमें रहे अंतिम समय तक। अगला है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द, कौन निम्नलिखित में से मेंबर नहीं है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QSD बोलते हैं। क्वाड्री का मतलब होता है 4, कितना होता है? क्वाड मतलब क्या होता है? 4। तो क्वाड्रिलेटरल, 4 कॉर्नर पर रहने वाले, सिक्योरिटी डायलॉग, सुरक्षा का व्यवस्था करने वाला बातचीत, ऑन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम, इनफॉर्मली बातचीत हो रही है। इसमें से कौन नहीं है? इज नॉट ए मेंबर, कौन मेंबर नहीं है? तो ये देश के रूप में बात हो रही है।
ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है सुरक्षा के लिए। एक देश दूसरे देश के लिए खतरा अगर बनता है तो कुछ लोग ग्रुप बना के अपना सुरक्षा करते हैं। तो उसमें कौन नहीं है? इंडिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर चाइना इसमें नहीं है, इसमें यूएस है। इसके जगह पे कौन है? एक जगह पे ऑस्ट्रेलिया, एक जगह पे इंडिया, एक जगह पे जापान और एक जगह पे अमेरिका, यूएस। इसको घेर करके चीन को बीच में रखा गया है, क्योंकि चीन दादागिरी और बदमाशी करता है, इसलिए चीन उसमें मेंबर नहीं है। ये जो है एक तरह से इसको जो QSD है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको और भी चीज़ कहा जाता है। QSD शॉर्ट में बोलते हैं, या इसको सिर्फ क्वाड बोलते हैं, यही है मीनिंग। या फिर इसको एशियन नाटो बोलते हैं। नाटो जो है वो यूएनओ का जिस तरह से सुरक्षा करने के लिए संस्था है कि विश्व में कहीं कुछ होगा तो जाके संभालेगा, उस तरह से ये एशिया का नाटो है। इनिशिएटेड, ये कब शुरुआत हुआ? ये शुरू हुआ 2007 में, और शुरुआत किसने किया? शिंजो अबे ने। इसका जो शुरुआत करने के लिए प्रेरणा जिसको मिला, जिन्होंने आगे बढ़ के बात किया, वो कौन थे? शिंजो अबे। ये कहाँ कौन थे? ये प्रधानमंत्री हैं, उसमें भी थे वो जापान के। तो इन्होंने ये क्वाड का एक कल्पना किया और 4 देशों को मिलाया। हु रिप्रेजेंटेड इंडियाज पर्सपेक्टिव, इंडिया का विचार जो है, क्या मत है, इन 5th 5वां ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुआ, जिसे जूम पर होता है, इन सितंबर 2020 में। तो उसमें से कह रहा है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया, इंडिया का रिप्रेजेंट किसने किया, इंडिया से किसने भाग लिया प्रतिनिधि के रूप में? तो इसमें थे प्रहलाद सिंह पटेल। इसमें जो भाग लिए थे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो संस्कृति मंत्री से कोई चाहिए, तो ये जो पटेल जी हैं, प्रहलाद सिंह पटेल, ये संस्कृति मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं, तो जूनियर मंत्री होते हैं, इन्होंने भाग लिया था। और यहाँ पर ब्रिक्स का नाम आया, तो ब्रिक्स में ब्रिक्स क्या है ये पूछा जाएगा, तो ऐसे लगता है कि ब्रिक का मतलब होता है ईटा, तो ईट नहीं है, ये ईट पत्थर नहीं है। ब्रिक्स शॉर्ट नाम है जिसमें कितने लेटर हैं? BRICS, 5 लेटर, सबका अलग अलग मीनिंग है। क्या क्या मीनिंग है? B से है ब्राज़ील, R से है रसिया, I से है इंडिया, C से है चाइना, S से है साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मिल करके एक समूह बनाए हुए हैं। इसके मीटिंग में प्रहलाद सिंह पटेल ने पार्टिसिपेशन किया था। वेयर वाज द 36th एशियन समिट, 36वां एशियन समिट जो है वो कहाँ हुआ था? वर्चुअली हेल्ड इन जून 2020 में जून में हुआ था। कहाँ हुआ था? वो हुआ था वियतनाम में 26 जून को। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड, आगे जो दिया गया इसमें से टॉप कौन किया इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ये भी एक लिस्ट बनता है, कई लिस्ट बन रहा है, इसको भी ध्यान रखना होगा। इसको कहते हैं HCI। HCI में टॉप कौन किसने किया? ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, व्यक्तियों के बीच में पैसे का आर्थिक रूप से आदान प्रदान ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर हुआ, मतलब कौन ज़्यादा सुखी है, ये भी कह सकते हैं। तो वो हुआ, उसमें जो लिस्ट बना उसमें टॉप किया सिंगापुर। और इसमें 1 अगर किसी को आ गया यानी 100% हो गया वो टॉप, ऐसा किसी को नहीं। ये टॉप किया सिंगापुर, इसको भी 0.88% ही आया, मतलब 88% इनको मिला है। हांगकांग को 81% सेकंड स्थान रहा, जापान को 80% थर्ड स्थान रहा। इसी तरह से इंडिया जो है इसको 116वां स्थान मिला, मतलब 115 देश इससे ऊपर है। रिसेंटली एशियन, यहाँ जो लिखा है ना, एक और बात है, यहाँ पे जो लिखा है एशियन समिट, तो एशियन ये एशिया नहीं है, एशियन का भी कुछ
फुल फॉर्म है वो क्या है? एशियन का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब साउथ और ईस्ट, दक्षिणी और पूर्वी जो एशियन राष्ट्र है इसका एसोसिएशन, इसका संगठन। यहाँ एशियन समिट ये मीनिंग है। रिसेंटली इन यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका फुल फॉर्म है, में ऑपरेशन मागा चला, MAGA। एक जैसे कुछ नारा देते हैं ना लोग, तो ये नारा वहाँ पर दिया गया। तो ये कह रहा है इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है डोनाल्ड ट्रम्प्स री इलेक्शन से। किससे है? डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल 4 साल का पूरा हो गया। वहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है? 4 साल। 4 साल पर चुनाव होता है, हमारे यहाँ 5 साल पर। तो उनका हो गया था, लेकिन उसी समय ये जनरल क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रम्प का री इलेक्शन, फिर से चुनाव हो, इसके लिए ये दिया गया था नारा मागा। तो ये मागा का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका को बनाओ ग्रेट, महान, अगेन, दोबारा। तो महान अमेरिका को कैसे बनाएगा दोबारा? तो ये कहा गया कि अगर ट्रम्प फिर से जीतेगा तो ट्रम्प फिर से राष्ट्रपति बनेगा तो अमेरिका महान बनेगा। ये कहने के लिए नारा उन्होंने दिया था। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक लिंक छुपा हुआ है। एक और ऑप्शन है D नंबर, इसमें लिखा है कि मेक आर्मी ग्रेट अगेन। आर्मी को ग्रेट बनाना है, ट्रम्प ने आर्मी को सहयोग किया है, तो ये भी मीनिंग होता है। तो अगर बोर्ड इसको भी आंसर मानेगा तो E आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, लेकिन ऐसे ये लग रहा है कि B ही होगा। यही सही आंसर भी है। व्हिच अरब स्टेट, अरब कंट्री जो है, मुस्लिम कंट्री, वहाँ में से हैज स्टार्टेड, अरब कंट्री जितने भी है ना, वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है। तो वहाँ पर तेल खनिज है, तो उसको ऊर्जा का साधन बहुत सारा पूरा दुनिया में वो देता है। तो ऊर्जा के लिए अलग से कुछ व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कहीं भी अलग उसका कोई प्लांट नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से अरब कंट्री में से एक स्टेट जो है हैज स्टार्टेड, किसने स्टार्ट किया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर को, नाभिकीय जो ऊर्जा तंत्र है, संयंत्र है, इसको किस स्टेट ने चालू किया? तो वो है यूनाइटेड अरब अमीरात्स, यहाँ पर शुरू हुआ है। और वो किसके द्वारा, कैसे हुआ है? तो यूजिंग साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी, साउथ कोरिया का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया ऑन गल्फ कोस्ट। गल्फ बोलते हैं बीच का भाग समुद्र में, वहाँ पर ईस्ट ऑफ कतर जो जगह है उसके पूर्वी भाग में किया है। उसमें 4 पार्ट बना रहा है, वो 4 सेक्शन में है, 4 जगह बनेगा। तो न्यूक्लियर फिजन स्टार्टेड, इसमें न्यूक्लियर फिजन है, नाभिकीय विखंडन है, नाभिक को, न्यूक्लियस को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो ये शुरू भी कर दिया उसने। स्टार्टेड इन 1 of 4 रिएक्टर्स, 4 रिएक्टर बनेगा, उसमें से एक में से ऊर्जा उत्पादन शुरू हो गया। वो कहाँ है? बराका प्लांट। बराका प्लांट उस जगह कतर के बगल में जो बना है, 4 प्लांट में से एक, उसमें ऊर्जा का उत्पादन चालू भी हो गया है। इसके आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे।